Sorry for starting the class late. We were doing DC circuits, and this is our second class on DC circuit. Uh, I'm starting with question number 156. I'm starting with question number 156. This is my first question for today. A cell of EMF 4 volt and negligible internal resistance is connected to a fixed resistance of resistance 1 and a potentiometer of maximum resistance 3 ohm. Which range of potential difference can be obtained between the terminals X and Y? This is a potentiometer or potential divider case, और you can see ये जो position Y है ये move कर सकती है. उसने उसको दरमियान में पुट किया हुआ है. देखने में ऐसा लगता है कि इट इज इन बिटवीन, यानी वो सेंटर में लग रहा है. 3 वाली पोजीशन, 3 वाला जो है ना, ये वाला जो स्लाइडर पोजीशन है ये बीच में लग रहा है. अब अगर ये बीच में है तो आधा आधा वोल्टेज ले सकता है. 4 और 1 3. पहले ऐसा करो कि वोल्टेज को स्ट्रेट अवे डिवाइड कर लेते हैं. अगर 4 वोल्ट आ रहा है तो इस पर आ रहा होगा 1 वोल्ट और इस पूरे पे आ रहा होगा 3 वोल्ट. अब 3 वोल्ट के ये स्लाइडर अगर बीच में रख लेता हूं, सपोज करो, तो बीच में रखने का मतलब ये है कि इसको 3 में से आधा मिल जाएगा. अब इसको आइडिया करके दो. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन सुन लिया और आपने इसको समझ लिया कि ये उसके आधी पोजीशन तक है. तो अब आप मुझे हेल्प करो कि ऑप्शन क्या हो सकते हैं. देखो, अब ये स्लाइडर हाफ वे है ना, तो हाफ वे का मतलब ये आधा वोल्टेज पिक कर सकता है. तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज किस रेंज में हो सकता है? C or D? Okay, there is some people are suggesting C and some people are suggesting D. 3 का हाफ कर दूंगा तो वो तो 1.5 हो जाएगा. अगर मैं इसको हाफ करता हूं तो 1.5 हो सकता है, लेकिन स्लाइडर आगे भी जा सकता होगा ना. क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर है ना.
दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, मैं स्लाइडर यहाँ लगा के दिखाता हूँ। इफ आई पुट द स्लाइडर हेयर, तो फिर ये 1.5 जो है ये 3 तक चला जाएगा। 0 तो हो सकता है। स्लाइडर को अगर बिल्कुल नीचे लगा दो, देखो स्लाइडर अगर मैं ये वाला स्लाइडर में यहाँ लगा दूं, इधर यहाँ लगा दूं, तो ये हो जाएगा 3। आप देख के बताओ। नहीं, डी तक क्यों जा रहे हैं? 1 to 4 तो हो नहीं सकता ना, 1 to 4 नहीं हो सकता। ये वाला वोल्टेज तो आपको नहीं मिलेगा ना, ये तो चला गया। पीछे बचा 3, तो 3 में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रही बात ना। द विच रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन बिटवीन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। देखो ये बात समझो कि 4 में से 1 वोल्ट तो वैसे निकल गया, 4 में से 1 निकल गया, 3 रह गया। तो आपके पास ऑप्शन 4 वाले तो हो नहीं सकते ना, 4 वाला तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 4 तो आपको मिल ही नहीं सकता ना, 1 वोल्ट तो वैसे ही वेस्ट हो गया। ऑप्शन या तो ए है, ऑप्शन या तो सी है, इनमें से कोई एक ऑप्शन। तो अब बताओ दोबारा कि 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो टोटल है, 1 वोल्ट तो पहले ही खत्म हो गया, वो तो चला गया 1 ओम पर। अब ऑप्शन या तो 0 से 3 है, या 0 से, हाँ, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर है 0 से 3। जो स्लाइडर की मिनिमम पोजीशन होगी वहां से लेकर वहां तक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझो। In the circuit shown, X is a variable resistor whose resistance can be changed from 5 to 500. The electromotive force of the battery is 12 volt. It has negligible internal resistance. What is the maximum range of values of PD across the output? अब देखो वैसे सोच के करना, ठीक है। So I need suggestion. What is the maximum range of values of PD across the output? अब इसमें देखो लॉजिक वही है, 12 वोल्ट तो टोटल है, 12 में से 40 ओम कितना ले लेगा, ऐसा करो इसको मैक्सिमम पे जज कर लो या मिनिमम पे जज कर लो, तो हमें रेंज पता चल जाएगी ना कि अगर हम इसको रखते हैं। इसने बोला बोला हुआ है कि जो वेरिएबल रेजिस्टर है वो चलेगा 5 से, इसको मैं कर देता हूँ 5 पे। ठीक है, अगर इसको 5 पे कर दूं तो 5:40, 1:8 हो जाएगा। अगर 1:8 कर दूं तो फिर डिवीजन मिल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि इस पे कितना आएगा। रेशियो लगा के देखो, 1/9 इंटू 12, ये सॉल्व कर दो। अच्छा, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 500। तो आप क्या करोगे, 500 इंटू 40,
अच्छा, अब इसकी रेशियो बनाओ 500:40। ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसको रेशियो करता हूं ना, तो ये बनेगा 50:4। तो आप इसको अगर लगाओ तो दूसरी वैल्यू निकल आएगी 25:2। तो 25/27 × 12। ये दोनों कैलकुलेशन जरा करो और कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। उस्मान कह रहे हैं आंसर ए है। वन 1.3 to 11.1। ठीक है, in the circuit shown a battery of negligible internal resistance। तो बैटरी की रेजिस्टेंस जो है उसको छोड़ दें, is connected in series with a pair of fixed resistors R1 and R2। R1 R2 fixed resistor है। The circuit is to be used to test whether the EMF of a particular cell is 1.5 volt। एक सेल इसने लगाया है और उसकी EMF चेक कर रहा है। द सेल इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स X and Y in parallel with R2 and in series with a galvanometer। So this is a galvanometer. Which statement about the test is correct? Any non-zero reading on the galvanometer means the cell has an EMF of 1.5 volt। ये तो नल मेथड है। अगर आपको याद हो तो गिलवानोमीटर को जब लगाते हैं तो गिलवानोमीटर जो है वो नल मेथड है। दिस इज द नल मेथड। और नल मेथड में आपको वैल्यू को जीरो लाना होता है। यू हैव टू गेट द वैल्यू जीरो। जब वैल्यू जीरो हो जाती है तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये उसकी वैल्यू है। तो ए का जो ऑप्शन है वो तो गलत लग रहा है। द बैटरी डज नॉट नीड टू हैव एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट। अब देखो 60 और 20 का रेशो कर लेते हैं, जो भी सिखा रहा था। 20:60। तो 1:3 और फिर 1/4 × 6। अगर मैं 1/4 × 6 करूं तो ये आएगा 1.5 वोल्ट। हमें जो टेस्ट करना है वो टेस्ट भी 1.5 पे करना है। तो बैटरी डज नॉट नीड टू बी हैव एन ईएमएफ 6 वोल्ट। ये भी बात गलत है। 6 वोल्ट तो बैटरी की वोल्टेज होनी चाहिए। तो ये दोनों तो गलत हो गए। तीसरा पढ़ो। द सेल में बी कनेक्टेड ईदर वे राउंड बिटवीन X and Y।
the cell will be connected either way round between x and y. ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तभी ये पोटेंशियोमीटर के तौर पे चलेगा। प्लस से प्लस जोड़ते हैं ना तो माइनस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो 1.5 ऐड हो जाएगा। तो प्लस को प्लस के साथ होना चाहिए। जिनको पोटेंशियोमीटर का सर्किट याद है उनको याद होगा कि असल में ये ऑपोजिट होकर ही माइनस होता है। एक्चुअली योर नेम इज नॉट अपीयरिंग ना, तुम मुझे बताओ कि कौन सी अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस कौन सी वाली हो रही थी रिलेटेड। अच्छा आप मुझे अलग से व्हाट्सएप कर दो। प्रेजेंटली आई एम नॉट श्योर बट वी वर टॉकिंग, तो आप मुझे अपने नंबर से व्हाट्सएप करो तो देख लेते हैं। The galvanometer does not need a scale calibrated in ammeter। अब ये एम्पेयर, ये आसान पार्ट है, क्योंकि आपको ना जीरो चेक करना है। अगर आपको जीरो चेक करना है तो फिर तो रीडिंग किसी स्केल में भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 तो वो है मुमताज, रेशो मेथड है ना, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो। फॉर्मूला होता है रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल। तो अगर रेशो 1:3 है, अगर रेशो 1/3 है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, मतलब नीचे 4 ही आएगा ना, 1 और 3 का सम है। अच्छा आप देखो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। लास्ट वाला ऑप्शन क्यों सही है? वो इसलिए क्योंकि एम्पेयर में रीडिंग होना जरूरी नहीं है। किसी भी स्केल में कैलिब्रेट कर लें, आपको तो जीरो देखना है। अगर आपको जीरो चेक करना है तो स्केल किसी में भी होगा चलेगा। चलो 153 रीड करो। A fixed resistor and a variable resistor, a fixed resistor and a variable resistor are connected in series with a cell that has an internal resistance as shown। इसकी ना internal resistance है। The graph shows the variation of the quantity X with the resistance R of the variable resistor, and R is increased from 0 to max। जो R की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अब अगर ये बाहर रेजिस्टर बाहर लगी हुई है ना, दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टर, तो लॉजिकल बात है कि अगर बाहर लगी हुई है तो कोई ऐसी चीज है जो बढ़ रही है और उसके बाद बाकी क्वांटिटी बढ़ रही है। इस तरह के सवालों को एलिमिनेशन मेथड से कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे आप देख लो करंट इन द सर्किट, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करे तो करंट को तो कम हो जाना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है, द ईएमएफ ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा।
दो दो लोग जो है वो डी कह रहे हैं, द टर्मिनल पीडी अक्रॉस द सेल, जो वोल्टेज आपको बाहर मिल रहा है वो बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है सीरीज में क्या होता है, करंट तो कांस्टेंट रहता है ना, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब बाहर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज भी बढ़ेगा। मेनी पीपल आर सेइंग डी, और लॉजिक समझ में आ रही है डी क्यों है, क्योंकि टर्मिनल पीडी बढ़ेगा। देखो ईएमएफ तो कभी बढ़ती नहीं है, मैंने उसे समझाया था ना, ईएमएफ कभी नहीं बढ़ती। हाँ, टर्मिनल पीडी और इंटरनल पीडी चेंज होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। Kirchhoff first and second laws linked to the conservation of physical quantities, ये आसान है, मेमोरी है। जो फर्स्ट लॉ है, इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and second law is a conservation of energy. First law is a conservation of charge and second law is a conservation of energy. अब बताओ इसका क्या आंसर होगा 152 का? वन फिफ्टी टू का ए होगा, राइट। ये मेमोरी है। A cell of EMF in internal resistance 0.5, this is an internal resistance, is connected to a resistor of resistors 4.7 ohm. The maximum power that can be dissipated by the resistor without overheating is 0.5 watt. What is the maximum value of E for the resistance not to overheat? Without overheating, without, इसको सॉल्व कर, the maximum power that can be dissipated by the resistor without overheating is 0.5 watt. What is the maximum value of E? अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम इसको सीरीज में कंबाइन कर लो, और सीरीज में कंबाइन करके पावर से सॉल्व कर लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना, तो पावर रखो, और एक अप्रोच ये है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इसमें अगर हम पावर रख दें 0.5, इसको रखकर हम आई निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करके तो जरा आई कितना आता है। Help me to calculate the value of I, current. I got one answer 0.32 for value of current, 0.32, okay. अब मैं रख लेता हूं 0.32 एम्पियर। अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो EMF इज इक्वल टू 0.32, और ये है 4.7 प्लस 0.5, और अब इसको सॉल्व करो।
1.66. So people are getting 1.66, which can be rounded to 1.7. ठीक है, गुड आंसर. A cell of force, a cell of EMF E and internal resistance R is connected to a resistor of resistance capital R. The maximum power P can be dissipated by the resistor without overheating. Without overheating का मतलब ये होता है कि असल में जब ओवरहीट करेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी. What is the maximum value of E if this resistance does not overheat? तो अब तुमने इस बिल्कुल इस जैसा एक क्वेश्चन अभी किया है ना, तो तुम पहले क्या करो कि तुम पहले पावर का फॉर्मूला कॉल करो. पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. यहां से तुम आई को सब्जेक्ट बनाओ. देखो ये फॉर्मूला आ गया. आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आर. ठीक है, अब तुमने आई बना लिया. ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ये ईएमएफ का फॉर्मूला है, तो इसको यहां पुट कर दो. इसमें एक बच्चे ने आंसर दिया है डी. इट्स अ टाइप ऑफ डेरिवेशन क्वेश्चन. अगर मैं आई की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, ये जो इधर मैंने आई निकाला है ना, तो अगर मैं आई की जगह लिख दूं अंडर रूट पी अपॉन आर, फिर आर प्लस आर. अब मैंने सॉल्व भी कर दिया पूरा ना. अब तुम बताओ, तुम लोग बताओ. एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है डी. अब तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा. बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करो. Waiting for other people to contribute. It's a derivation. I have already done the derivation on the screen. Just compare and let me know the answer. Shabash, D. Okay, very good. So we reach the answer D. A power supply of EMF V and negligible internal resistance is connected. In the circuit shown, there is a current of 3 ampere in the 4 ohm resistor. सही है. चलो अब देखो. negligible internal resistance is connected in the circuit shown. There is a current of 3 ampere in the 4 ohm resistor. अब ये सवाल जो होते हैं, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी. वी ऊपर पोटेंशियल दिया हुआ है ना. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में डिवाइड होता है. ऊपर वाले में आ रहा है 3. ऐसा करते हैं, रेशियो लगाते हैं सबसे पहले 2:4, जिसका मतलब हो गया 1:2. अच्छा, 1:2 हो गया तो 1/2. 1:2 का मतलब एक में जो करंट होगा वो दूसरे का डबल होगा. ये याद रखना कि रेजिस्टेंस जहां कम होती है वहां करंट ज्यादा होता है. जहां रेजिस्टेंस कम होती है वहां करंट ज्यादा होता है. इसका मतलब अगर 4 वाले में करंट है 3, तो नीचे वाले में जो करंट आएगा वो होगा 6. देखो ये 6 आ गया. अब ये 6 कहां से आ गया. ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 6 होगा, क्योंकि वो
रेजिस्टेंस और करंट जो होते हैं पैरेलल में, रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 6 है, तो जितना करंट लाइन में आ रहा है वो फिर कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और ऐड हो जाता है 9 एम्पियर, और 9 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास करंट आ गया। अब तुम बताओ वोल्टेज कैसे निकल सकता है। अगर मैं पूरी रेजिस्टेंस निकाल लूं, इफ आई ट्राई टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको अगर लाऊं तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, ये वाला लूप है 4/3। इसके बाहर जो रेजिस्टेंस है वो 3 की है। इन दोनों को ऐड करो, 3 प्लस 4/3, ये वैल्यू बताओ, ये जरा करके दो। ये आ जाएगा 9, 9 प्लस 4, 13/3 आ गया ना। तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, मेरे पास रेजिस्टेंस है, देखो मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास करंट है। अब तुम लोग मुझे वोल्टेज निकाल दो, V इज इक्वल टू IR। मेरे पास करंट 9 है, 9 इंटू 13/3, 9 इंटू 13/3, ये सॉल्व कर दो। I'm getting a suggestion of 39. 39 means one student suggesting C. C. 2-3 लोग अब C बता रहे। (148) in the circuit shown, all the resistors are identical. In the circuit shown, all the resistors are identical. The reading V1 is 8 volt and the reading V2 is 1 volt. रीडिंग V1 is 8, V1 को यहां पर वो दे रहा है 8 वोल्ट, एंड द रीडिंग V2 is 1, यहां आ रहा है 1 वोल्ट। व्हाट आर द रीडिंग्स ऑन द अदर वोल्ट मीटर्स। अब ये जरा देखभाल का करना पड़ेगा कि ऊपर वाले पर लगा हुआ है 8 वोल्ट, वो जो बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, हाँ इंटरनल पे कुछ नहीं मेंशन। अब ये सवाल या तो ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में ऊपर से 8 वोल्ट आ रहा है। Such questions are always challenging because you have to make a trial and error approach. All the resistors are identical. सारे resistors जो हैं वो एक जैसे हैं। अब अगर सारे रेजिस्टर्स एक जैसे हैं तो वोल्टेज भी इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर इस पर 1 वोल्ट है तो इस वाले पर भी 1 होगा, मतलब इस पर आ जाएगा 2 वोल्ट। मैंने शुरू किया सॉल्व करना, इन दोनों पे 2 होगा। अच्छा अगर नीचे नीचे पर 2 है तो ये जो पैरेलल लूप बन रहा है, ये वाला जो लूप है, इट्स अ पैरेलल लूप। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले पर भी 2 होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब इसको गैस वर्कआउट करो। वैसे तो 2 से हमें लग रहा है 2 का ऑप्शन एक है, सिर्फ V4 पे 2 सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, दूसरा है ही नहीं। और डबल चेक कर लेते हैं कि अगर इस पर 2 है तो V3 क्या हो सकता है। दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं।
तो मैंने V4 निकाला है, V4 आई एम गेटिंग एज 2 वोल्ट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऑप्शन मुझे मिल रहा है बी, लेकिन उसमें लिखा हुआ है V3 इज 3 कैसे हो रहा होगा? टोटल तो 8 है, अगर मैं 8 माइनस 2 कर दूं तो आ जाएगा 6, उससे अब लिंक बन रहा है। तो अब मुझे बी का ऑप्शन मिल रहा है, वो इसलिए कि फिर इस पर होगा 3 और इस पर भी 3 होगा। 3 और 3 और 2, 3 को रखो, 3 को रखो और 2 को रखो, तो 3 प्लस 3 प्लस 2, ये आप देखोगे ना तो 8 हो जाएगा। इससे डबल चेक हो रहा है। हाँ, 6/2 वाली लॉजिक भी सही है। (147) In the circuit shown, all the resistors are identical and all the ammeters have negligible resistance. तो उसका मतलब है कि ammeters को as a resistor consider मत करिएगा। Reading A1 is 0.6, A1 is 0.6, यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो 0.6 है। बैटरी ये लगी हुई है। What are the readings on the other ammeters? अब जरा ये फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको गौर से पढ़ना पड़ेगा। जो करंट बैटरी से निकला होगा वो जाकर सारी ब्रांचेस में गया होगा। उसने पहले बता दिया कि रेजिस्टर सारे आइडेंटिकल हैं। मैं यहां पर जंक्शन बनाता हूं। अब देखो, जो करंट टोटल निकला होगा वो होगा A2। A2 वुड बी द टोटल करंट। यहां से गया होगा टोटल करंट, कुछ मुड़ा होगा लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर नीचे गया होगा, फिर इधर आया होगा, और इस तरह सर्किट में करंट डिवाइड हुआ। इसका मतलब A2 जो है वो टोटल करंट है। जो A2 होगा उसको होना चाहिए टोटल करंट। हमारे पास एक वैल्यू 0.6 है। हमें ये पता चल गया कि सारे करंट्स को मिलकर ना होना चाहिए A2 के बराबर। इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर सारे करंट्स को ऐड करें तो वी शुड से कि इट शुड बी इक्वल टू A2। सो आई कैन से दैट A2, वो जो किरचॉफ रूल है ना, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A4। अब I can say A2 is equal to 0.6 plus A3 plus A4. This is like this. अब तुम लोग इसको ट्रायल एंड एरर पे करके देख लो कि 0.6 को रखकर रिदम बना सकते हो कि ऐसा ऑप्शन होगा। एक आंसर मिल रहा है डी। इसको टेस्ट कर लो ना सारे ऑप्शंस को। मैंने आपको एक ऑप्शन इक्वेशन बना के दी है। अब जरा इसको, एक बच्चे ने बोला है डी वाला ऑप्शन टेस्ट कर लो। 2.2 माइनस 1.2 माइनस 0.4, देखो ये कितना आता है, इसको जरा ट्राई करो।
अच्छा, एक सजेशन ए भी है, जरा ये इक्वेशन टेस्ट कर लो ना। दो लोग कह रहे हैं ए, टेस्ट कर लो कौन सा वाला 0.6 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। डी वाला तो 0.6 पे टेस्ट हो रहा है, ए वाले को भी जरा टेस्ट करके देख लो। ऑप्शन ए को टेस्ट कर लेता हूं। 1 माइनस 0.3 माइनस 0.1, ये भी टेस्ट हो रहा है, तो ए वाला ऑप्शन भी टेस्ट हो रहा है। अब रेजिस्टर्स देख लो लाइन से लगे हुए, जो A4 वाला रूट है, जो A4 वाला रूट है उसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस ट्रिपल हो रही है। जो A4 का रूट है उसमें रेजिस्टेंस ट्रिपल हो रही है, और A3 वाले में एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस पे सॉल्व कर लो, रेजिस्टेंस पे लूप बनाओ। अब लॉजिक क्या है, अब हमने इसको वर्कआउट किया तो लॉजिक क्या है कि जो ये वाला रूट है A4 का, उसके पास रेजिस्टेंस है 3R, इस वाले पर है R, तो 3R का मतलब है कि वहां करंट सबसे कम होना चाहिए, तो A4 को सबसे कम कर दो। इसमें आई थिंक सब लोग इसकी रेजिस्टेंस वाली पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, तो एवरीवन शुड कंसीडर द पॉइंट कॉन्सेप्ट के, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है ना तो करंट कम हो जाएगा। हाँ, ज्यादा लोग डी कह रहे हैं, बट दे आर नॉट शोइंग द फुल वर्किंग, दे आर नॉट एक्चुअली, यू हैव टू गिव अ लॉजिक फॉर दिस ना। देखो, अगर दो रेजिस्टर्स हैं ये वाले, देखो ये दो लगे हुए ना, इन्होंने करंट कर दिया 0.6, तो अगर एक रेजिस्टर का होगा तो वो जाहिर सी बात है करंट उसका डबल हो जाएगा। अगर दो रेजिस्टर्स हैं और वो करंट बना रहे हैं 0.6, तो जब यहां देखो एक रेजिस्टर होगा तो करंट उसका 1.6 का डबल हो जाएगा, जाहिर है कि वो 2:1 का रेशियो है ना, तो इस लिहाज से A3 जो है उसको होना चाहिए 0.6 इंटू 2, यानी 1.2। और जो 3 रेजिस्टर लगे हुए, अगर एक पर करंट आ रहा है 1.2, तो जब आप A4 पर आएंगे तो वहां 3 रेजिस्टर्स हैं, तो करंट को कम करना पड़ेगा 3 टाइम्स रेशियो पर, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 0.4। इस तरह वर्कआउट करो तो आराम से हो जाएगा। A1 तो हमें वैसे ही दिया हुआ है, A1 हमें दिया हुआ है 0.6, तो अब 1.2 प्लस 0.4 प्लस 0.4, 1.2 एंड 0.6, इन सबको ऐड कर दें
2.2 बन जाता है। ऑप्शन इस तरह आएगा डी। So I'm going to end the class. Already I have exceeded. Actually, I couldn't start the class in time, but this concept should be made clear to everyone कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि आप इनको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ज़ाहिर आपका टाइम नहीं होता, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि रेशो लगाएं। जब 2 रेजिस्टर थे तो करंट था 0.6, जब एक रेजिस्टर होगा तो करंट उसका डबल हो जाएगा, जब 3 रेजिस्टर होंगे तो करंट 1 आर का 1/3 हो जाएगा। रेशो इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. So the answer would be D, and we are keeping up to here, and we will be inshallah continuing it in our next class. Allah Hafiz.